चलो, गुड मॉर्निंग. चला, तुम्ही पहिलं लेक्चर पाहिलं नाही आहे ना इकॉनॉमिक्सचं? नाही ना? मग आपण आता स्टार्टिंगपासूनच सुरू करूया. ठीक है, साधारण आता एक मिनट. अभी हमने 11th में इको का बेसिक पढ़ा था. आपने उससे पहले स्कूल में तो इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं आपको आता था, राइट? पूरा का पूरा सब्जेक्ट 11th में नया था. सो 11th में बेसिकली हमने इकोनॉमिक्स को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है. लाइक हमने सोचा होगा कि ये इकोनॉमिक्स चल रहा है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन. आपको याद है ये सारे चैप्टर्स थे आपको 11th इकोनॉमिक्स में? सो ये सारे फैक्टर्स है जो हमारे इकोनॉमिक्स को डायरेक्टली और सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, राइट? सो 11th में तो हमने वो पढ़ा था. उसके साथ साथ हमने मनी के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ मनी, या फिर मनी के रिलेटेड जो चीज़ें आती है, मनी मैनेजमेंट कैसे होता है किसी भी हाउस होल्ड में या फिर किसी भी कंपनी में, वो कैसे होता है, उसके बारे में हमने इकोनॉमिक्स में 11th में पढ़ा था. और एक हमारा लास्ट चैप्टर था, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट. सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में हमने बात की थी, लेकिन उसके बारे में डिटेल में कुछ नहीं पढ़ा था. सो 12th में हम मैक्सिमम पहले सॉरी मैनेजमेंट नहीं, हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था बेसिक. सिर्फ उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या क्या आता है. माइक्रो मतलब आपको याद है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था? डाल लो फक्त. माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था आपको याद है? नहीं, मैक्रो में कुछ भी याद नहीं है. माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब 11th में इको था ना आपको, दैट वाज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो तुला माहिती काय आहे? माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या? लाइक, राइट. और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरा बिगर लेवल पे, राइट? अगर मैं माइक्रो की बात करूँ, इफ वी थिंक इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड, जितने भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होते हैं. अगर घर में भी कोई ट्रांजैक्शन होते हैं या फिर आपको मम्मी कुछ बोलती है बाहर जाके ये लेके आ, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम नेशनल लेवल पे उस चीज की बात करते हैं. एक मिनट. हाँ, ओके. सो मैं आपको बोल रही थी कि माइक्रो और मैक्रो का एग्जांपल हमने देखा. अभी वो तो बेसिक्स हो गया 11th में, लेकिन 12th में हम इन दो ही चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले. या रादर आप ये समझ लो कि इन दो कंसेप्ट पे पूरा आपका 12th का सिलेबस बेस है. और माइक्रो इकोनॉमिक्स इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वो आगे चल के जब भी आप इको पढ़ोगे या फिर कोई भी फाइनेंस रिलेटेड पार्ट पढ़ोगे, उसमें कहीं ना कहीं माइक्रो और मैक्रो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको वो कंसेप्ट आएंगे. हाँ. सो सबसे पहले हमारा जो पेपर का पैटर्न है उसके हिसाब से मैं आपको मार्किंग स्कीम बताती हूँ. वो आप लिख के ले लो अपने इंडेक्स में, मतलब कौन से चैप्टर को कितना कितना वेटेज है. सो हमें रिवीजन करने टाइम पे पता चलेगा ना कौन से चैप्टर पे फोकस करना है. एट द एंड वी वांट मार्क्स. So first chapter, introduction to microeconomics and macroeconomics, is around 7 marks, 7 to 8 marks. Okay. Utility analysis, again 7 marks. Chapter 3A and 3B, demand analysis and elasticity of demand, both for almost 8 marks. Supply analysis and forms of market, around 7 marks. Index numbers, national income and public finance, around 8 to 10 marks. अलग अलग, हाँ, टोटल नहीं. Then money market and capital market, again 7 to 8 marks. Okay. And last chapter, foreign trade in India, around 4 to 5 marks. Okay. So this is our marking scheme. आपके पेपर का फिक्स मार्किंग स्कीम है. ठीक है. अभी हम सीधा चलते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर पे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अभी माइक्रो और मैक्रो के बारे में आपको एग्जांपल तो मैंने दे दिया है ना. तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? Microeconomics and macroeconomics are the two main branches of modern economics. The term micro
इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, राइट, माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल और अ मिलेनियन पार्ट. The term macro is derived from the Greek word macros, which means large. These terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University 1933. Right? अभी यहाँ पे ना अलग अलग ऑथर के अलग अलग डेफिनेशंस हैं, हम एक बार बस देख लेते हैं, वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेते हैं. ओके सो जो रंगनर एंटन किटली फ्रेश है, वो ही वाज अ जॉइंट विनर विद जैन टेम्बेरियन ऑफ द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 1969. ही वाज अ पायनियर ऑफ इकोनॉमिक्स, द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. ठीक है, ये भी आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मिनट, हाँ नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पूरा जो पैरा है ना, डू यू नो का और यू शुड नो का, इट्स जस्ट फॉर रीडिंग पर्सपेक्ट. अब सेकंड पेज पे आओ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी हम ये डिटेल में पढ़ेंगे. मुझे आज माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेस है वो खत्म करना है. माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी. जब मैं पूरी नेशनल इकोनॉमी की बात करती हूँ तो वो मैक्रो में आता है, लेकिन मैं स्मॉल पार्ट की बात करती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन हो, या फिर कोई भी इंडिविजुअल कंपनी का ट्रांजैक्शन हो, कोई भी इंडिविजुअल गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन हो, सिंगल ट्रांजैक्शन, दैट इज अ microeconomics. So it studies the economic actions and behavior of individual units, such as an individual consumer, individual producer or a firm, the price of a particular commodity. like single product के बारे में बात करें, single unit के बारे में बात करें, national level पे या फिर total level पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं. So यहाँ पे दिए हैं दो definitions of microeconomics. You have already studied some important definitions of microeconomics. Let us review some more definition. मॉरिस डॉब, उन्होंने क्या कहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक, डिटेल स्टडी. क्योंकि हम जब इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, जब भी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो दैट इज अ डिटेल स्टडी. हम एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं. जब ओवरऑल लेवल पे देखते हैं तब हम उसके स्मॉल फैक्टर्स को स्टडी नहीं करते, हम टोटल लेवल पे कितना आया है, टोटल इनकम कितना हुआ है, टोटल टोटल जीडीपी कितना हुआ है, ये चीज़ें एग्रीगेट लेवल पे या फिर एवरेज लेवल पे कैसे इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, वो बात करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की. लेकिन जब मैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेक्टर लाइक या फिर पर्टिकुलर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट होगा, उसके बारे में भी अगर मैं बात करती हूँ तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स. राइट. सेकेंड, प्रोफेसर AP लर्नर, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप as it were as it were to see how the millions of cells in the body of the economy, like वो एक इकोनॉमी की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, the individuals or households as consumers and individuals or firm as a producers play their part in the working of the whole economic organism. अभी इस डेफिनेशन से भी ज़्यादा हमको कुछ समझ में नहीं वाला है. Next, I move to the following chart gives an idea of the scope of a microeconomics. Now, this is a very important question. ये आपको आंसर इन ब्रीफ में भी आ सकता है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में कौन सी चीज़ें आती हैं? फर्स्ट पहले तीन पार्ट हम डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट इज थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ अ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियोरी ऑफ अ इकोनॉमिक वेलफेयर. प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या होता है? The price of an individual commodity is determined by the market forces of demand and supply. अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ है जो मार्केट में लॉन्च की, स्टार्टिंग जब मैं उस चीज़ की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ईयरफोन्स, लाइक विदाउट वायरलेस ईयरफोन्स, पहले तो हम वायर्ड वाले यूज़ करते थे. नहीं, एक नया आइडिया आया, नई चीज़ मार्केट में लॉन्च की, सो वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च हुए. सो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, नई चीज़ है तो मैं उसका थोड़ा प्रोडक्ट प्राइसिंग कम रखती हूँ. फिर चाहे मुझे अगर उस पर एक्सपेंस भी ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन नहीं, ठीक है, मुझे एटलीस्ट ये मार्केट में लॉन्च करनी है, मुझे इसका रिस्पॉन्स देखना है. रिस्पॉन्स मतलब डिमांड, मतलब मुझे उसका रिस्पॉन्स देखना है. उसका रिस्पॉन्स देखने के बाद अगर मुझे लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो अपना प्रॉफिट डेफिनेटली मुझे चाहिए होगा, तो फिर मैं उसकी प्राइसिंग ज़्यादा करूँगी.
सो आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हो, उसके डिमांड और सप्लाई के बेस पे ही आप उसकी प्राइस डिसाइड करते हो. सो द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो. Okay, microeconomics is concerned with demand analysis, that is individual consumer behavior, and supply analysis, that is individual producer behavior. For example, अगर मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करूँ, कोई तो कॉफ़ी हो या फिर कोई भी हो जो डेली बेसिस पे हमें लगता है, तो उस चीज़ का कितना रिस्पॉन्स है, उस पर्टिकुलर ब्रांड की कॉफ़ी का, उसका डिमांड एंड सप्लाई कितना है, उसके हिसाब से मैं उसकी प्राइस डिसाइड करूंगी. सो मैं पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ, या फिर मैं पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रही हूँ, या फिर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. अगर टाटा कंपनी की अलग अलग कार्स है, सो मैं अगर स्पेसिफिकली नैनो के बारे में बात कर रही हूँ या फिर हैरियर के बारे में बात कर रही हूँ, सो दैट इज ए इंडिविजुअल लेवल पे मैं उसकी डिमांड सप्लाई देखूंगी पर कार. सो दैट विल बी अ माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन जब मैं टोटल बेसिस पे बात कर रही हूँ, टोटल कार इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स. Next part is theory of factor pricing. In microeconomics, land, labor, capital, and entrepreneur are the factors that contribute to the production process. Microeconomics helps in determining the factor rewards for land, labor, capital, and entrepreneur in the form of rent, wages, interest, and profit respectively. आपका कॉस्टिंग था 11th में वगैरह? नहीं. जब भी हम कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, जितना जितना मेरा खर्चा हुआ है उसके हिसाब से मेरी प्राइसिंग डिसाइड होती है. मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी प्राइस लगाऊंगी. मुझे जितना खर्चा लग रहा है, मतलब मेरा किसी भी बिजनेसमैन का, किसी भी कंपनी का इतना टारगेट होता है कि जो चीज़ मैं लॉन्च कर रही हूँ, मैं एटलीस्ट उससे मेरी कॉस्ट रिकवर कर सकूँ. और जो कॉस्ट के अलग अलग पार्ट होते हैं, उन सारे कॉस्ट में दीज कॉस्ट आर ऑल्सो कवर्ड. उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मुझे, चीज़ की प्रोडक्शन के लिए मुझे कितना कितना लेबर लगने वाला है, उसमें कितना मैं कैपिटल डाल रही हूँ, और उस कैपिटल का यूज़ हमने कल ही देखा. कैपिटल का यूज़ अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकता है. फिर रॉ मटेरियल परचेस के लिए हो, वो कैपिटल मुझे लेबर और या फिर किसी के प्रोफेशनल फीस को पेमेंट करने के लिए हो. सो ये सारे फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करोगे. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो चीजें तो हमने कवर कर ली. थियोरी ऑफ अ प्रोडक्ट प्राइसिंग में डिमांड और सप्लाई के बेस पे प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड होती है. थियोरी ऑफ अ फैक्टर प्राइसिंग में जो फैक्टर्स कंपनी को लगते हैं, दैट इज रेंट, वेजेस. रेंट मतलब किसी जगह के लिए मैं रेंट पे कर रही हूँ. वेजेस मैं अपने लेबर्स को दे रही हूँ. इंटरेस्ट मतलब अगर मैंने कोई बैंक से फंडिंग ली है तो उसको मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ. दीज ऑल आर माई एक्सपेंसेस, ये मेरे सारे खर्चे हैं. और बाकी बचा प्रॉफिट. सो इन सारी चीज़ों पे भी ये सारी चीज़ें सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है. एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. इकोनॉमिक वेलफेयर की थ्योरी में तीन चीज़ें आती है: इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, इफिशियंसी इन कंजम्पशन, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी. इफिशियंसी की बात करूँ तो जो मैं अपनी नई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ, वो चीज़ के लिए जितने सारे रिसोर्सेस लगने वाले हैं, या फिर जो भी प्रोसेस मैं उसमें डाल रही हूँ, क्या वो इफिशियंटली हो रहा है. मतलब जितने रिसोर्सेस मुझे चाहिए थे, क्या वो मैं इफेक्टिवली यूज़ कर रही हूँ, या फिर उसमें से कुछ ऐसे ही खराब होके, या फिर मतलब उसका यूज ही नहीं हो रहा है, वो यूजलेस हो रहा है, ऐसा कुछ हो क्या. तो ये भी मैपिंग करना पड़ता है. अभी इन सारी चीज़ों का कुछ आप मॉनिटरी में इफेक्ट नहीं देख सकते, लेकिन ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है. सो theory of economic welfare basically deals with efficiency in the allocation of resources. अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, efficiency in the allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people, satisfaction of the consumer. Economic efficiency involves three efficiency: efficiency in production, efficiency in consumption, and overall economic efficiency. What is efficiency in production? Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. वही चीज. Second, efficiency in consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society. मतलब जितने मैंने गुड्स प्रोड्यूस किए, वो कंज्यूम होने से पहले वो अच्छी तरीके से पहुंचने तो चाहिए कंज्यूमर तक. अगर मैंने पर्टिकुलर कोई चीज़ अमेजोन से ऑर्डर की है, वो अगर मुझे मेरे घर पे आने तक वो ब्रोकन हो गई, तो उसका कुछ यूज ही नहीं है, राइट. सो दैट इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन.
Third is overall economic efficiency. It means the production of those goods which are most desired by the people. जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा. So microeconomics theory shows under what condition these efficiencies are achieved. Thus the focus of microeconomics is mainly confined to price theory and resource allocation. ओके अभी ये जो पढ़ा था ना हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये 3 चीजें, या फिर उसमें से जो लास्ट पार्ट है इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स री एफिशिएंसीज, उसमें भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. सो मार्केट एज ए इम्पॉर्टेंट. देन हम देखते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके आई थिंक आज हमारा सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स ही कंप्लीट होगा. ओके व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सेम वे पहले हम हेडर्स देख लेते. हेडर्स के बाद उसका जो अगला कंटेंट है वो एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. वी हैव गिवन 8 हेडर्स. फर्स्ट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, प्राइस थियोरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, स्लाइसिंग मेथड, यूज ऑफ marginalism principle, analysis of market structure and limited scope. एक मिनट. ज़ूम नहीं होता है. Okay, so what is first? Study of individual units means microeconomics is the study of the behavior of a small individual economic. जब से मैंने माइक्रो स्टार्ट किया हम वही चीज बार बार देख रहे हैं, लाइक इंडिविजुअल फर्म, प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एटसेट्रा. सेकेंड इज प्राइस थ्योरी. Microeconomics deals with the determination of the prices of goods and services as well as factors of production, जो हमने पहले देखा, theory of product pricing and theory of factor pricing, right? Next is partial equilibrium. Equilibrium is the balance between the two factors. Microeconomic analysis deals with the partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry. It isolates an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently. Total equilibrium नहीं, हम सिर्फ partial, उस particular individual unit का equilibrium देख रहे हैं. Next is based on certain assumptions. Microeconomics begins with the fundamental assumption like other things remaining कांस्टेंट. ये जो मैं अभी जितने आपको फीचर्स बता रही हूँ ये आपको अभी ठीक से समझ में नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वो आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे. सो माइक्रोइकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट सच एज अ परफेक्ट कंपटीशन. ये परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा है आपने कुछ इससे पहले 11th में? नहीं ना, कंसेप्ट पूरा नया है ना. ठीक है, ये हम आगे डिमांड एनालिसिस जब आएगा ना तब उसमें देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्ट्स भी देखने पड़ेंगे. व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि वो चीज़ें डायरेक्टली उस डिमांड को अफेक्ट करती है किसी भी प्रोड्यूस की. फिफ्थ इज स्लाइसिंग मेथड. माइक्रोइकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड. इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी into small individual units and then studies each unit separately in detail. For example, again that study of individual income out of a national income, मतलब जो बेसिक माइक्रो का कंसेप्ट है ना उसी चीज़ को हर एक पार्ट में डिवाइड किया और वही बार बार अलग तरीके से लिखा है. Sixth is use of marginalism principle. The concept of marginalism is the key tool of microeconomic analysis. The term marginal means change brought in total by an additional unit. Marginal analysis helps to study a variable through the changes. Producers and consumers take economic decisions using this principle. Again, marginal analysis will also form part of demand and supply analysis. Next, analysis of market structure. Microeconomics analyzes different market structures such as perfect competition, monopoly, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. ये भी सारे फैक्टर्स ही हम आगे चल के पढ़ेंगे. यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ आपको बेसिक ये सारे वर्ड्स आपको नए लग रहे होंगे, राइट? ओके. नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप.
The scope of microeconomics is limited to only individual unit. It doesn't deal with the nationwide economic problems such as inflation, deflation. ये सारे factors आएंगे macroeconomics में. Balance of payments, poverty, unemployment, population, economic growth, etc. ठीक है. So these are the features of microeconomics. Now next is what is the importance of microeconomics. यहाँ पे जो equilibrium की concept थी या फिर perfect competition, oligopoly, ये सारे जो फैक्टर्स थे वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, मैं इसलिए मैं यहाँ पे अभी वो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? फर्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन. माइक्रो इकोनॉमिक्स explains how the prices of different products and various factors of production are determined. वापस वही चीज बोलिए कि prices of different products and various factors of production are determined. Second is free market economy. Microeconomics helps in understanding the working of free market economy. A free market economy is that economy where the economic decisions regarding production of goods such as what to produce, how much to produce, ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, वो भी सारे क्वेश्चंस डिमांड के बेसिस पे आते हैं. मुझे डिमांड कितनी है मेरी, मुझे डिमांड के बेसिस पे कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व करनी है, जितनी कॉस्ट इन्वॉल्व करनी है क्या उतनी मेरे पास है या फिर मुझे बाहर से फंडिंग लेना है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है. राइट. सो आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल्स. देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर agency. This is the free market economy if it is particularly related to a particular market or particular industry. Third is foreign trade. Microeconomics helps in explaining various aspects of foreign trade. Foreign trade पे तो हमें पूरा का पूरा chapter है. So microeconomics helps in explaining various aspects of foreign trade like effects of tariff on particular commodity, determination of currency exchange rate of any two countries. It's like अगर मेरा कोई तो particular फिनिश प्रोडक्ट है, वो सिर्फ मैं इंडिया पे नहीं सेल कर रही हूँ, मैं उसको फॉरेन मार्केट में भी सेल कर रही हूँ, तो जब भी मैं फॉरेन मार्केट में सेल करती हूँ उसको, तो उसकी भी उसके रिलेटेड भी कुछ ना कुछ कॉस्ट मुझे लगती होगी. तो जो हम फैक्टर प्राइसिंग की बात कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं वो कॉस्ट भी आएगी जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड होगी, तो उसके बेसिस पे भी मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड होगी. फोर्थ इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. Microeconomics helps in understanding various complex economic situations with the help of economic models. It has made a valuable contribution to economics by developing various terms, concepts, terminologies, tools of economic analysis. Fifth is business decisions. इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सिर्फ पॉइंटर लिखने और उसके साथ साथ एक दो तीन लाइन आपको लिखने पड़ेंगे. What is business decision? Microeconomic theories are helpful to businessmen for taking crucial business decisions. क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिटेल में चीज़ पढ़ते हैं, तो जब भी मुझे कोई बिजनेस डिसीजन लेना है, फिर चाहे एक पर्टिकुलर मेरा प्रोडक्ट हो, फिर मुझे वो उस चीज़ को चालू रखनी है, अगर वो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट होगा तो डेफिनेटली मुझे वो बंद करना पड़ेगा. सो ये सारे जो बिजनेस डिसीजन है वो सारे डिमांड के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं. These decisions are related to the determination of cost of production, determination of prices of goods, and maximization of output and profit, etc. Useful to government. It is useful to government in framing economic policies. क्योंकि government जैसे पर्टिकुलर कंपनी अपने एक पर्टिकुलर चीज़ को डिटेल में स्टडी करते हैं, वैसे गवर्नमेंट भी जो टोटल इनकम या फिर नेशनल लेवल पॉवर्टी कितनी है, जब वो ये सब एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने रूट पे जाके काम किया है. राइट. सो जब वो रूट पे जाके काम करते हैं तो दैट विल बी माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके. सो इट इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज. क्योंकि जब वो इंडिविजुअल लेवल पे पॉलिसीज डिसाइड करके इंडिविजुअल लेवल पे डिसाइड करेंगे तो टोटल बेसिस पे उसका रिजल्ट दिखेगा. सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी. अगर मैं हम बजट की बात करें तो एक नेशनल बजट आता है और एक स्टेट लेवल का बजट भी आता है. तो जब स्टेट लेवल के बजट की बात करते हैं तब वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो सकता है. राइट. सो अगर हर एक स्टेट का बजट अच्छे से प्लान हुआ, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हर एक स्टेट की अगर अच्छे से प्लान हुई, तो डेफिनेटली दिस विल बेनिफिट एट अ नेशनल लेवल. राइट. Seventh is basis of welfare economics. Microeconomics explains how best results can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. This is the concept of efficiency.
जो हमने पहले देखी थी, थर्ड पार्ट. इट ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर. सो पहले अभी हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग देखी, उसकी बेसिक डेफिनेशन. और जब भी आप डेफिनेशन की बात करते हैं ना, अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी इसमें से किसी की भी, प्रोफेसर एपी लर्नर की या फिर मॉरिस डॉब की, तो आपको वैसे के वैसे वर्डिंग्स उसके लिखने हैं. डेफिनेशन में आप चेंज नहीं कर सकते, मीनिंग नहीं लिख सकते. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है. जो सी पार्ट है उस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है. फीचर्स पे आ सकता है. इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आ सकता है. आपको अंडरलाइन करके दो फीचर्स ऑफ या फिर इंपॉर्टेंस में कितने कितने लाइन लिखने. ओके, दैट विल बी इजी. चलो फीचर्स पे आओ आप. सो फर्स्ट थिंग, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स में जो फर्स्ट पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. यूनिट्स तक मार्क करो, वो 2 लाइन लिखे तो भी इनफ है. पेन्सिलने मार्क केलं तरी चालेल. ब्रॅकेट बनव ना, फक्त ब्रॅकेट बनव. केलंय? ओके, तू नाही केलंयस का मग? हां ठीक आहे. सो फर्स्टमध्ये मायक्रोपासून युनिट्सपर्यंत तू कॉलेजमध्ये गेलंयस का? अच्छा, सेकंड हँड आहे. ओके. सेकंड, प्राइस थिअरीमध्ये मायक्रो इकॉनॉमिक्स डील्स विथ द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. ओके, तो पूर्ण पॅरेग्राफ, दॅट इज अ प्राइस थिअरी. देन थर्ड, पार्शियल इक्विलिब्रियम मध्ये equilibrium is the balance between two factors. Microeconomic analysis deals with the partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit. Unit पर्यंत कर, equilibrium पासून unit पर्यंत. Next, based on certain assumptions मध्ये other things remaining constant. Perfect competition चा जो पार्ट आहे, perfect competition पर्यंत अंडरलाइन कर. ठीक है. त्याच्यानंतर स्लाइसिंग मेथड में सेपरेटली इन डिटेल पर्यंत. ओके. देन यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, टोटल बाय, एक मिनट, टोटल ॲडिशनल युनिट पर्यंत वरचं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मार्केट स्ट्रक्चरमध्ये तो पूर्णच पॅरा. ठीक आहे. लिमिटेड स्कोपमध्ये युनिट्स पर्यंत फर्स्ट लाईन. त्याच्यामध्ये मग पुढे युनिटच्या पुढे एक्झाम्पल लिहून मग बॅलन्स ऑफ पेमेंट, प्रॉपर्टी एवढं लिहिलं तरी चालेल, अदरवाइज दिस इज इनफ. देन इम्पॉर्टन्स ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये घे, प्राइस डिटर्मिनेशन पूर्ण पॅरा. फ्री मार्केट इकॉनॉमीमध्ये फ्री मार्केट इकॉनॉमी, हां, फ्री मार्केट इकॉनॉमी पासून इंडिव्हिज्युअल लेवल्स पर्यंत. ओके. देन फॉरेन ट्रेड में फॉरेन ट्रेड लाइक पर्टिकुलर कमोडिटी. आता ये जो बीच में है ना, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट, इसमें से कोई भी एक ही एग्जाम्पल लो. उतना एक ही एग्जाम्पल, बाकी लाइन सेम. नेक्स्ट, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में वेरियस कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स पर्यंत. ओके. देन बिजनेस डिसिजन्स पर्यंत, फर्स्ट पासून मायक्रो इकॉनॉमी पासून डिसिजन्स पर्यंत. आणि एक्झाम्पल में
दॅट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस अँड मॅक्सिमायझेशन ऑफ आउटपुट, दॅट इज इनफ. तेवढं लिही फक्त पुढे. देन युजफुल टू गव्हर्नमेंट एटसेट्रा पर्यंत, एटसेट्रा. हां, प्राइस पॉलिसी एटसेट्रा पर्यंत. देन बेसिस ऑफ वेलफेअर इकॉनॉमिक्समध्ये एक्सप्लेन्स पासून शेवटपर्यंत अफेक्ट सोशल वेलफेअर. ओके. त्याच्यानंतर मॅक्रो इकॉनॉमिक्स आपण स्कोप बघून घेऊया, असं ते पण कम्प्लीट करूया. चलो आता अगेन मॅक्रो इकॉनॉमिक्स आपण ॲटलीस्ट फक्त मिनिंग, डेफिनेशन आणि स्कोपपर्यंत कव्हर करूया, बाकीचं मग नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. सो व्हॉट इज मॅक्रो इकॉनॉमिक्स, परत एकदा आपण डिटेलमध्ये बघूया. इथे मीनिंग म्हटलं की हा जो पैरा है, जो फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी वो पैरा था पहले वाला, उतना ही लिखना है. Macroeconomics is the branch of economics which analyze the entire economy. It deals with the total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total saving, general price level, interest rates, inflation, trade cycle, business fluctuation, etc. So thus the microeconomics is the study of the aggregates. Aggregate level पे क्या हो रहा है. Definitions of macroeconomics. J.L. Hansen. Macroeconomics is the branch of economics which considers the relationship between large aggregates such as the volume of employment, total amount of saving, investment, national income, etc. उसने भी वही बोला है कि macroeconomics is the branch of economics, जो मीनिंग में बोला है वही, और उसके सेम एग्जाम्पल दिए. ओके. देन Professor Carl Shapiro. Macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole. ये डेफिनेशन ज़्यादा इजी है ना याद करने को. सो नेक्स्ट द फॉलोइंग चार्ट, ये जस्ट इंफॉर्मेटिव डिसीजन है. अगर आपको पूछा तो वैसे के वैसे लिखना है. मोस्टली तो मुझे आई थिंक क्वेश्चंस में तो नहीं है, मैं एक बार देखती हूँ. नहीं, डेफिनेशन नहीं आएगी. सो नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो में हमने 3 चीज़ देखी थी, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड इफिशियंसी लेवल. एंड यहाँ पे देर आर 4 ब्रांचेस. फर्स्ट इज थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, जो डेफिनेशंस में ये सारे लाइन्स दिए थे. थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में अगर अगेन 2 फैक्टर्स आते हैं, थियोरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और इन दोनों चीज़ों को मिला के आता है थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल. ठीक है. सो फर्स्ट देखते हैं हम थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, मतलब ये नेशनल इनकम को डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इनकम. जो जो चीज़ें नेशनल इनकम को अफेक्ट कर रही है उन सारे फैक्टर्स को भी डिटेल में गवर्नमेंट एनालिसिस करती है. जब वो फैक्टर्स में मैं सुधार लाती हूँ तो मुझे मेरे नेशनल इनकम में उसमें सुधार आएगा. लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन. Theory of business cycle is also a part and parcel of the theory of income and employment. Second, theory of general price level and inflation. Macroeconomic analysis shows how the general price level is determined and further explain what causes fluctuations in it. The study of general price level is significant on account of problems created by inflation and deflation. क्योंकि इन्फ्लेशन अगर होगा तो डेफिनेटली मुझे मेरी कॉस्ट ज़्यादा रिकवर करनी पड़ेंगी, मैं अपनी प्राइस बढ़ाऊंगी. डिफ्लेशन होगा तो मैं उसको कम करूंगी. नेक्स्ट इज थियोरी ऑफ ग्रोथ, थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एक मिनट, आगे गेलो कुठेतरी. So macroeconomics consists of theory of economic growth and development. It explains the causes of underdevelopment and poverty. It also suggests strategies for accelerating growth and development. Fourth is macro theory of distribution. Macro theory of distribution deals with the relative shares of rent, wages, interest and profit in the total national income. ठीक है, आई थिंक अभी तो इतना ही बस है. स्कोप, आपको स्कोप का भी अंडरलाइन करके देती हूँ मैं. माइक्रो का दिया था, स्कोप का अंडरलाइन, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप में क्या क्या लिखना है वो अंडरलाइन नहीं किया ना हमने. दोन्हीचा करून देते.
स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आया ना पेपर में, सो मेक श्योर यू विल ड्रॉ दिस चार्ट. हां, चार्ट ड्रॉ करायचा. नाही नाही, पुढे मग एक्सप्लेन कर ना. दॅट विल गिव्ह एक्स्ट्रा मार्क्स. प्रोडक्ट प्राइसिंग में द प्राइस पासून डिमांड अँड सप्लाय पर्यंत. नेक्स्ट फॅक्टर प्राइसिंग मध्ये प्रोसेस पर्यंत, प्रोडक्शन प्रोसेस पर्यंत इन मायक्रो पासून. ओके. इकॉनॉमिक वेलफेअर मध्ये अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस पहिली लाईन, आणि मग त्याच्यानंतर इकॉनॉमिक एफिशियन्सी इन्व्हॉल्व्स 3 इफिशियन्सीज. तिथपासून लास्ट लाईन, मायक्रो इकॉनॉमिक थिअरी शोज अंडर व्हॉट कंडिशन्स दीज इफिशियन्सीज आर अचीव्ड पर्यंत पूर्ण आहे तसं ते. या इन दिस केसेस आप लोग वो अपने लैंग्वेज में थोड़ा लिख सकते हैं, बस आपको एटलीस्ट कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स है वो आपके आंसर में आने चाहिए. ओके. मैक्रो का भी स्कोप का देख लेते हैं. था ओवरऑल चैप्टर 7 to 8 मार्क्स साठी है, सो उसमें से कुछ भी आ सकता है. स्कोप आ सकता है, फीचर्स या फिर इम्पोर्टेंस भी आ सकता है, बट अराउंड 5 to 6 मार्क्स. आंसर इन ब्रीफ 4 to 5 मार्क्स साठी असतं साधारण, तो उसमें इतने पॉइंटर तो लिखने पड़ेंगे. मैक्रो के स्कोप में फर्स्ट थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में डील्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नॅशनल इन्कम पासून इन्व्हेस्टमेंट फंक्शन पर्यंत. थर्ड लास्ट लाइन. नेक्स्ट जनरल प्राइस लेवल अँड इन्फ्लेशन मध्ये कॉजेस फ्लक्च्युएशन्स इन इट, and last line also. नाही एवढं बास आहे, लास्ट लाईन नको. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पण येऊ दे, तो पूर्ण घे. सेकंड वाला सांगते. हां, तो पूर्ण पूर्ण पॅरा सेकंडचा. पॉवर्टी पर्यंत, मॅक्रो पासून पॉवर्टी पर्यंत. आणि लास्ट पार्टचं पूर्ण मॅक्रो थिअरी ऑफ डिस्ट्रीब्युशन. ओके. आय थिंक आपण फीचर्स नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये घेऊया. मी त्या एक्झरसाइजमध्ये जाते. फीचर्स लिहा. क्वेश्चन 4 मध्ये थर्ड क्वेश्चन आहे, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ अ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. तर अराउंड 4 to 5 मार्क्ससाठी येऊ शकतो. सो त्याच्यामध्ये तसाच्या तसं लिहायचं. देन क्वेश्चन 5 मध्ये पण फर्स्ट पार्ट आहे, द स्कोप ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स इज अनलिमिटेड. नाही, दिस इज अग्री डिसअग्री आहे. हां, बस तेवढा एकच स्कोपवरती क्वेश्चन आहे. कुठलं? 5th मध्ये ना. हां, ते आपण एक्सरसाइजच्या वेळेला करूया. रिझन लिहायला लागेल ना. येस येस येस, कंपल्सरी. ते अराउंड 2 मार्क्ससाठी येतं. 1 मार्क इज फॉर आयदर यू ॲग्री ऑर डिसॲग्री, त्याचा आन्सर काय आहे. अँड सेकंड वन रिझनसाठी 1 मार्क. एकदा आपण नंतर पेपर पॅटर्न पण बघू. पेपर पॅटर्न म्हणजे ट्रू ऑर फॉल्ससाठी किती मार्क्स आहेत, कंप्लीट द सेंटेन्ससाठी, बिकॉज ते हातचे मार्क आहेत. मतलब एक वेळ आन्सर इन ब्रीफमध्ये थोडेफार मागे पुढे झाले तरी चालेल, पण हे कंपल्सरी मिळतं. आणि आपण चॅप्टर एकदा संपला की मग एक्सरसाइज पुढे सॉल्व्ह करूया. त्यातला काही पार्ट देईन होमवर्कला. आता हे काय ॲक्च्युली फीचर्स अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स झाले.
की नेक्स्ट याच्यामध्ये विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्झरसाइज. आता एक 5 मिनिट्सचा घ्या ब्रेक, आपण OCM स्टार्ट करू. OCMला सगळे आहात तुम्ही तिघंजणं? ओके ठीक आहे.